नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा। सूबा बोलेगा में मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम बात करेंगे फीस नहीं तो मौत। पढ़ने लिखने की उम्र में जहर खाकर जान देने वाली छात्रा, आखिर क्यों? मामला क्या है? उन्नाव के आदर्श नगर मोहल्ला में रहने वाली 13 साल की छात्रा स्मृति का, जो सरस्वती विद्या मंदिर में 10वीं की छात्रा थी। कोरोना नियमों के चलते ऑनलाइन क्लास होने से छात्रा घर पर ही रहती थी। लॉकडाउन की वजह से 3 महीने तक स्कूल की फीस नहीं जमा हो सकी, जिसके चलते स्कूल ने छात्रा की ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। उन्नाव में रहने वाले रमेश अवस्थी की इकलौती बेटी स्मृति जब फीस माफी की प्रार्थना पत्र लेकर स्कूल पहुंची तो प्रधानाचार्य ने प्रार्थना पत्र लेने से इनकार कर दिया और अन्य छात्र छात्राओं के सामने बेइज्जत कर स्कूल से भगा दिया, जिसके बाद छात्रा रोते हुए घर पहुंची और बेहोश हो गई। डांट फटकार से क्षुब्ध होकर छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी। अपनी बेटी को खो चुके हताश निराश पिता ने विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पिता का कहना है कि उन्होंने 2000 रुपए जमा करा दिए थे, बावजूद इसके उनकी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। नहीं, ये हुए कि ये पेपर्स के चल रहे हैं कक्षा 9 के, 9 से हाई स्कूल में गई थी तो फीस की बाकी थी। कोरोना काल में फीस नहीं इसके बाप ने दे पाई तो स्कूल में इससे फीस मांगी जा रही थी। फीस लाओ तो पेपर दिलाएंगे। ये सरस्वती विद्या मंदिर ये एडिशन रोड। उसके बाद ये कल जब गई स्कूल तो स्कूल में जो है मास्टरों ने कहा फीस लेके आओ तब बैठने देंगे। तो ये जो है कल रोड पे आई घर में माँ बाप बताया, बोले गए घर से एप्लीकेशन लिखा लो और कल 2000 रुपये भी जमा किया। इसके पिता ने एप्लीकेशन लिखा कर ले गई कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी फीस माफ़ की जाती, महीने की 3 महीने बाकी रह गई थी। एप्लीकेशन इसकी जेब में मिली है, लौट के आई है, रोते भी आई है, यहाँ आई बैठ के बेहोश हो गई, खत्म। सरस्वती विद्या मंदिर स्टेशन रोड। तो क्या हुआ? प्रिंसिपल ने भगा दिया लड़की को, पेपर भी नहीं देने दिया और न परीक्षा पुस्तिका दी और कहा पेपर में नहीं दे, पेपर तुमको नहीं देने देंगे और फीस लाओ जा करके। फीस जबकि पिछले महीना में जमा हो चुकी है और इसी कारण से क्रोध में आकर के उसने जो घर में बैठी उसके अटैक पड़ गया। अगर भगाते नहीं स्कूल से, वो सुचारू रूप से परीक्षा दे देती, उसकी जान न जाती। वाली के अंतर्गत आदर्श नगर की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, वो अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। इस संबंध में जो उनके परिजनों पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं कानपुर की तस्वीरें, जहां छात्रों ने कम अंक मिलने पर जमकर हंगामा किया और स्थानीय शुगर सिंह स्कूल के छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की धमकी भी दी। अच्छा कुछ होगा ही नहीं, अच्छा कुछ होगा ही नहीं, इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ होगा क्या? यही जान दे दूंगा मैं, भले ही बता रहा हूँ। अरे क्या कर दिया? 69% लेके मैं कौन से कॉलेज में जाऊंगा? मेरे को ये बताइए, कौन से कॉलेज मेरे को एडमिशन देगा? PSIT मानना है 76%। मैम कानपुर का PPN कॉलेज नहीं लेगा मैम मेरे को। मैं कौन से कॉलेज में अपना रिजल्ट लेके जाऊँ? मैं यही जान दूंगा। CBSE का रिजल्ट घोषित होने के बाद से छात्र छात्राओं के हंगामे की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नौबस्ता के केशव नगर स्थित गुलमोहर स्कूल में छात्र छात्राओं ने कम अंक मिलने पर जमकर हंगामा काटा। यही हाल लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत तहसीनगंज के बेबी मार्टिन में स्टूडेंट्स का नजर आया। यहां प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के बीच वाद विवाद छिड़ गया। स्कूल के स्टूडेंट्स का स्कूल प्रशासन पर 11वीं कक्षा में एडमिशन न लेने पर मार्क्स कम करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही मैनेजर पर परिजन और छात्र छात्राओं को स्कूल से गाली देकर भगाने का भी आरोप है। तो तुम्हारे 16 कैसे आ गए? 20 में से 16 नहीं लगा, 16 कैसे आ गए?
बात करते हैं अलीगढ़ की, जहां अभिभावकों और बच्चों ने जमकर हंगामा काटा। एक तरफ जहां स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को लेकर परेशान दिखे, वहीं अभिभावकों का गुस्सा स्कूल पर फूटा। जहां एक ओर यूपी सरकार छात्रों की पढ़ाई लिखाई के लिए संजीदा है, तो वहीं स्थानीय स्कूल योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। ऐसे में छात्रों का भविष्य अंधकार में जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो कानपुर, लखनऊ और अलीगढ़ की ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, साथ ही साथ जो मामला छात्रा की खुदकुशी का सामने आया है, ऐसे में साफ तौर पर जिन स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं बिजनेस का अड्डा बनते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर छात्रों की भावनाओं के साथ ही साथ उनके भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनय कक्कड़, अभिभावक संघ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा राहुल मिश्रा, छात्र, आपका भी स्वागत है। दिव्या लाल दिनानी, छात्रा गुलमोहर पब्लिक स्कूल, स्वागत है आपका। और अंशिका त्रिपाठी, छात्रा गुलमोहर पब्लिक स्कूल से जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले विनय कक्कड़ जी, आपके पास आएंगे। जो इस तरह का ये मामला सामने आया है, बेहद ही संजीदा और संवेदनशील मामला है। छात्रों की जब हम बात करते हैं तो छात्र पूरे भारतवर्ष का, पूरे देश का एक ऐसा भविष्य है जो कल आगे बढ़कर कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब उनके भविष्य को लेकर, उनके जीवन को लेकर इस तरह से खिलवाड़ होता हुआ नजर आता है, और शिक्षा की जब बात की जाती है तो तमाम स्कूलों को हिदायत दी गई थी कि कोरोना काल में फीस को माफ किया जाए। ऐसे में इस तरह की स्थिति कि छात्रा को अंततः हताहत होकर कहीं ना कहीं खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाना पड़े, क्या कहते हैं आप इस मामले में, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंताजनक है। कहाँ तो हम अभी जो बच्चे अच्छे अंक लेके उत्तीर्ण हुए हैं उनकी खुशी से खुश हो रहे थे, लेकिन साथ ही जब ये खबरें आती हैं तो वो सारी खुशी धूमिल हो जाती है। और साथ ही कहीं ना कहीं दिखता है कि प्रशासन, ये साफ नजर आता है कि स्कूल अब प्रशासन और सरकार से भी ऊपर उठ चुके हैं। निजी स्कूल किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। उनकी मनमानी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पे आतुर हैं। वो बच्चों के भविष्य के साथ अपनी मनमानी करने के लिए छेड़छाड़ करने से गुरेज नहीं कर रहे। और ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो यशस्वी सरकार जो कहती थी कि अभी तक 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हम करेंगे, उनकी नाक के नीचे अगर ये निजी स्कूल ये बर्बरता कर रहे हैं बच्चों के साथ, और सरकार कुछ अभिभावक, मैं यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ी सी ठीक करना चाहूंगा कि अभिभावक फीस माफी नहीं चाह रहे थे। अभिभावक तो ये कह रहे थे कि जब स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आप ऑनलाइन के हिसाब से फीस निर्धारित करिए। जो आपने सेविंग्स की हैं पिछले साल और इस साल, आपने बिजली, पानी, क्लासरूम स्टडी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स और बाकी तमाम चीजों में जहां पे स्कूल ने सेविंग्स की है, उन सेविंग्स को आप इस आपदा काल में पेरेंट्स के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए उस फीस में एडजस्ट करिए, ताकि फीस ऑनलाइन के हिसाब से लिए। जो सर्विसेज आपने दी नहीं है उसकी फीस कम से कम ना लें। ये साल मुनाफा कमाने का नहीं है, ये साल एक दूसरे के साथ चलने का है। अभिभावकों का तो सिर्फ इतना कहना था। और स्कूलों ने ऑनलाइन के हिसाब से तो क्या कुछ भी फीस कम नहीं की, और उसका नतीजा ये है कि फीस वसूलने के लिए, जैसे वो जिसको मैं कहूंगा कि एक बहुत ही घटिया स्तर पे गली के गुंडे जो काम करते हैं, हफ्ता और महीना वसूलने वाला काम, जो उत्तर प्रदेश में जहां पे योगी जी कहते हैं कि हमारी यशस्वी सरकार ने गुंडा राज बिल्कुल खत्म कर दिया, उनकी नाक के नीचे ये स्कूल गुंडागर्दी नहीं कर रहे, तो और ये क्या है? जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। जी विनय जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ राहुल मिश्रा, छात्र भी जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की खबरें आई हैं, एक छात्रा की खुदकुशी का मामला सामने आया है, फीस को लेकर ये तमाम मामला हुआ था, और इसके अलावा तमाम छात्र जो मार्क्स को लेकर बातचीत रखते हुए आए हैं, इन दोनों ही मामलों पर क्या कहना है आपका? क्या कहना ये है, जो भी जिसको परेशानी है उसकी परेशानी को दूर किया जाए। मेरे भी 50% मार्क्स आए हैं, उससे ज़्यादा मैंने एफर्ट करके रखा था, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी करी थी इस हिसाब से। जी, आप अपने मार्क्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्कूल प्रशासन की ओर से जब ये रिजल्ट आया है, साथ ही साथ
पुराने इसके अलावा 11th के रिजल्ट की जब बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, क्या मार्क्स और होने चाहिए थे? क्या कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मार्क्स को दिया गया है उसमें खामी है, कमी है? बहुत ज़्यादा कमी है इसमें। जिन बच्चों का मार्क्स बहुत खराब आते थे पहले, तो उन लोगों के मार्क्स इस समय अच्छे आए हुए हैं जी। अब मुझे ये नहीं मालूम है किस कारण आए हुए हैं। बच्चों ने, हम लोग ने इतनी मेहनत करी थी बहुत ज़्यादा, उसका कोई भी हमें लाभ नहीं मिला। जी। जी। तो जितनी मेहनत की थी उस हिसाब से आपका रिजल्ट सामने नहीं आया है। अब जब रिजल्ट कम आया है तो उसको लेकर क्या आप दोबारा एग्जाम देने की बात सोच रहे हैं? आगे क्या कुछ करेंगे अपने परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए? देने के लिए एग्जाम लेंगे तो मैं एग्जाम दूंगा। मुझे कुछ में कोई वो मेरे को फायदा ही होगा एग्जाम देने में। क्या स्कूल प्रबंधन की तरफ से आपको क्या सुझाव दिया जा रहा है? किस तरह से बातचीत की जा रही है? उन लोगों का तो कोई वो नहीं है रिस्पांस इस चीज को लेके। बोले जैसे आपका ऊपर से बोर्ड से हुआ है, ये हमारे थ्रू कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ दिव्या लाल दिनानी भी जुड़ी हुई है, छात्रा हैं। दिव्या, आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से तमाम छात्रों का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं मार्क्स जो उनको दिए गए हैं वो 11th के हिसाब से नहीं है, मार्क्स कम हैं और अच्छे हो सकते थे। ऐसे में क्या कहना है आपका? दूसरी बात, जो मामला सामने आया है जहाँ पर स्कूल के द्वारा छात्रा को इस तरह परेशान किया जाता है कि खुदकुशी तक की स्थिति हो जाती है, इस पर आपकी क्या राय है? मैम, मार्क्स तो मेरे बहुत अच्छे थे। 10th में 93% थे और 12th में मेरे 71 है। इतना ज़्यादा गिराव तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और स्कूल वालों ने ही इसमें बीच में कई मार्क्स कम किए हैं, या मेरी अटेंडेंस बहुत लो थी, हो सकता है उसकी वजह से स्कूल वालों ने मार्क्स कम दिए हो। और हमने स्कूल वालों की कोचिंग भी नहीं ज्वाइन की थी, इसलिए हो सकता है कि उस रिगार्ड उसको भी नजर में रखते हुए स्कूल वालों ने मार्क्स कम। जी दिव्या, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग ना ज्वाइन करने की वजह से या कहीं ना कहीं अटेंडेंस की वजह से, कोरोना काल में अटेंडेंस तो वैसे भी मेंटेन नहीं हो पाएगी बच्चों की, इसको लेकर तो स्कूलों को पहले ही समझना चाहिए। अब जब आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कुछ भी रीजन हो सकता है, तो क्या कुछ आगे कार्रवाई कर रही हैं? किस तरह से आप मार्क्स को मेंटेन करने का सोच रही हैं? मैम, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अब मार्क्स तो आ गए हैं, अगर रीटेस्ट देना हो तो रीटेस्ट देने की सोच सकते हैं हम लोग एक बार, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि उसके बाद रिजल्ट आने में भी 1-2 महीने लग जाएंगे और उसके बाद हम लोगों को कॉलेज वगैरह के सिलेक्शन में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपके 10th में 93% मार्क्स थे और उसके बाद अब 12th में 71% मार्क्स हैं, तो काफ़ी गिरावट है। साथ ही साथ कॉलेजेस की भी जब बात की जाएगी तो आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको प्रायोरिटी लिस्ट में जो डाउन के कॉलेज हैं या नीचे लिस्ट के जो कॉलेज हैं उनको चुनना पड़े। यस मैम, बिल्कुल। ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अंशिका भी हमारे साथ बनी हुई है। अंशिका, मार्क्स को लेकर क्या कहना है आपका? क्या जिस तरह से मार्क्स दिए गए हैं तमाम बच्चों को, वो तरीका सही रहा है? क्या तमाम लोगों के साथ आप संतुष्ट हैं? जी अंशिका, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है, अंशिका के पास हम आएंगे। विनय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी विनय, आपके पास आएंगे। जिस तरह से तमाम बच्चों का कहना है कहीं ना कहीं मार्क्स की वजह से जो कमी दर्ज की गई है उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग सिचुएशंस के आधार पर, कहीं लो अटेंडेंस, कहीं स्कूल की कोचिंग ना ज्वाइन करना, कहीं टीचर के द्वारा जो फेवर होता है बच्चों का उसको उस तरह से क्लास में प्रेजेंट ना हो पाना, कई अन्य तमाम कारण होते हैं। इन तमाम कारणों के बाद अब जब बच्चों का रिजल्ट आया है, ये पूरी जिंदगी उनके साथ रहने वाला है। 12th के रिजल्ट के आधार पर ही बच्चे के आगे का भविष्य तय होता है। चाहे मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तमाम प्रवेश परीक्षाओं की बात करें, तो 12th का रिजल्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि इन तमाम कारणों के साथ बच्चों का जो भविष्य यहाँ पर खराब हुआ है उसकी जिम्मेदारी स्कूलों को लेनी चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ साधन करना चाहिए? यदि बच्चे के मार्क्स कम भी आए हैं तो यहाँ पर सलाह और सुझाव जो स्कूल की तरफ से आने चाहिए उसकी पूरी तरह से कमी देखी जा रही है। देखिए, स्कूल इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये तो बिल्कुल भूल जाइए। जो स्कूल बच्चों के आने पे ये फॉर्म, पहले कंसेंट फॉर्म भरवा रहे हैं पेरेंट्स से कि अगर कोविड के कारण कुछ भी दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, ऐसे स्कूल बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कहाँ लेंगे? उनकी जिम्मेदारी तो सिर्फ एक ही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूला जाए अभिभावकों से, और बच्चों को वो मुझे लगता है एक कमोडिटी से ज्यादा कुछ समझते नहीं है निजी स्कूल।
क्योंकि ये ना बिल्कुल अब कमर्शियलाइज हो चुके हैं। इनके लिए बच्चों का भविष्य मायने नहीं रखता, इनके लिए सिर्फ पैसे मायने रखते हैं। और ये बेलगाम स्कूल अब सरकारी आदेशों का भी पालन नहीं करते हैं। कोविड काल जब सबको पता है कि चीजें बिल्कुल हेवायर थी और ये सिचुएशन वंस इन अ लाइफ टाइम शायद आई है हमारे जीवन काल में, 100 साल पहले कभी ऐसी महामारी आई थी, ऐसा मीडिया ने बताया। तो क्या इस महामारी में स्कूल लीनियंट नहीं हो सकते थे? क्या स्कूल स्पेशल कंसिडरेशन नहीं कर सकते थे? आप ये बताइए कि गाजियाबाद के पास ही एक कस्बा है मुरादनगर, वहां पे सेंट फ्रांसिस स्कूल है। मैं अखबार में पढ़ रहा था, कल ही की खबर है कि उन्होंने बच्चों का रजिस्ट्रेशन देवबंद के किसी संस्था से करवाया बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो बच्चा फीस दे रहा है किसी और स्कूल की और उसका रजिस्ट्रेशन किसी और जगह, किसी और शहर से करवाया गया है। ये क्या बिल्कुल बद इंतजामी नहीं है स्कूलों की? तो ये कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है इसका सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एंगल है, क्योंकि बहुत सारे शहरों में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां साफ दिखने को मिल रहा है। मुरादाबाद में 120 बच्चों को फेल डिक्लेयर किया गया है, केवल इसलिए क्योंकि उनकी फीस शायद पूरी नहीं दी गई थी, उसकी वजह से उनको प्री बोर्ड में अपीयर नहीं होने दिया गया या इंटरनल असेसमेंट में अपीयर नहीं होने दिया गया, और इस बेसिस पे उनको बोर्ड एग्जाम में भी कहा गया कि दे वर एब्सेंट सो दे कैन नॉट बी मार्क्ड, और फाइनली उनको फेल कर दिया गया। तो अगर पैसा ही पैमाना है तो ये तो फिर डिग्रियां पैसे से बिक रही हैं। जिसने पैसे पूरे दे दिए उसको 99% मार्क्स मिल गए, और फिर आप सोचिए क्या कट ऑफ जाएगी यूनिवर्सिटीज की। यूनिवर्सिटी किस पैमाने पे बच्चों को लेंगी? फिर तो 95 परसेंटाइल से नीचे वाले किसी बच्चे का एडमिशन ही नहीं हो पाएगा शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह में। तो ये तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और ये सभी के लिए चिंतन का विषय भी है। एक तरफ आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपने स्कूल या एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह प्राइवेटाइज करने की ओर धकेल दिया है। सरकारी स्कूलों में जगह नहीं है, केंद्रीय विद्यालय उतने हैं नहीं कि पूरा शहर के बच्चे उसमें उसको केटर कर पाए। हर एक जी विनय जी आपके पास आएंगे। इसी बीच हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। उमेश जैन मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। जी उमेश, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय जो है गरीब आदमी का मरण है जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस सरकार में गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। बिना पैसे के कोई काम नहीं आता, पैसे देकर अच्छे नंबर पाए जाते हैं, और जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी का बच्चा है, उसे स्कूल से जबरदस्ती निकाल दिया जाता है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं पर भी वो चला जाए, DIOS में चला जाए, कलेक्टर के पास चला जाए, कहीं भी चला जाए, कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। तो उमेश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सचिन भी जुड़े हुए हैं नैनीताल से। जी सचिन, क्या कहना चाहते हैं आप? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। लगातार हम छात्रों के भविष्य को लेकर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से CBSE के रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं छात्रों का गुस्सा और आक्रोश फूटता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर के साथ ही साथ लखनऊ और अलीगढ़ में तमाम जगहों पर स्कूलों के साथ छात्रों को हंगामा करते हुए पाया गया है। तमाम छात्रों की जो उम्मीदें थी उसके अनुसार नंबर नहीं मिलने से कहीं ना कहीं जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उनके भविष्य को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका जवाब ना तो स्कूल प्रबंधन की ओर से मिल रहा है और ना ही शिक्षा विभाग की ओर से मिल रहा है। हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय कक्कड़ जी अभिभावक संघ से हैं, साथ ही साथ छात्र और छात्राएं भी जुड़े हुए हैं। दिव्या, आपके पास आऊंगी। और जिस तरह से आपका कहना है कि रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगी है, जिस रिजल्ट की आप उम्मीद कर रही थी वो रिजल्ट आपको नहीं मिला है। जिस समय ये फैसला आया था कि एग्जाम्स नहीं होंगे, बिना एग्जाम्स के ही कहीं ना कहीं रिजल्ट तैयार किया जाएगा, उस समय 11th की जो एग्जामिनेशन हुए थे या जो भी एग्जामिनेशन आपने अपने स्कूल में दिए थे, आपको क्या अनुमान था? लगभग कितने प्रतिशत लाने की आप उम्मीद कर रही थी? मैम 90+ तो मेरी उम्मीद थी, पर 70 का तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और हमने 12th की फीस मतलब पूरी तरीके से डिपॉजिट नहीं करी थी। लास्ट के 4 मंथ्स की मेरी लास्ट क्वार्टर की फीस मेरी बाकी थी, तो हो सकता है कि फीस की वजह से भी स्कूल वालों ने मार्क्स कम दिए। जी बिल्कुल। क्या आपने स्कूल प्रबंधन से रिजल्ट आने के बाद बातचीत करने की कोशिश की है कि 11th का रिजल्ट जो था वो बेहतर था, तो 12th के रिजल्ट में इतनी कमी क्यों आई है?
मैम हमने स्कूल टीचर से पूछा था, उन्होंने कहा मार्क्स आए थे और तभी हम लोगों ने मार्क्स कम दिए। बाकी बोर्ड का रिजल्ट आया है, बोर्ड वालों ने ऐसे नंबर दिए, हमारी कोई इसमें फॉल्ट नहीं। जी ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ अंशिका भी बनी हुई हैं। अंशिका, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह का रिजल्ट आया है, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो रिजल्ट आया है क्या आप उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं? नो मैम, बिल्कुल नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं था ये आएंगे हमारे पोस्ट पे। एक्चुअली 72 थे मेरे टेस्ट में, 11 में मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की। टीचर ने मुझे फर्स्ट पीरियड से कम मार्क्स दिए, कोचिंग नहीं ज्वाइन की। इसकी तुमको बेटा मैं ऐसे दूंगा, कोचिंग ज्वाइन कर लो, अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं पास कर दूंगा। उन्होंने मुझे कोचिंग के लिए काफ़ी फोर्स किया। 11 में मैं नहीं गई, फिर 12 में भी उन्होंने वैसे ही किया मेरे साथ, और फिर मुझे नहीं पता लगा कि मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन करूँगी, वो मेरे साथ 12 के बोर्ड में ऐसा कर देंगे। जी ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच हमारे साथ हेमंत कॉलर जुड़े हुए हैं, हेमंत से जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेमंत, क्या कहना है आपका? मैडम, ये हमको कहना है कि सरकार तो एक आदेश निकाल देती है, फीस माफ हो जाती है जी, हाँ, केवल ट्यूशन फीस ली जाएगी और कोई यह फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जो है कोई स्कूल प्रबंधक जो है फीस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बार बार नोटिस करता है, जो है बार बार वो करता रहता है। ठीक है हेमंत जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ विनय जी भी बने हुए। विनय जी, जिस तरह से यहाँ पर अंशिका का साफ तौर पर कहना है कि कोचिंग ज्वाइन करने के लिए दबाव 11th से बच्ची पर बनाया जा रहा था, कोचिंग ज्वाइन करने की यदि बच्चे की मंशा ना हो, बच्चे का मन ना हो, उसे अपने ऊपर विश्वास हो, अपनी पढ़ाई पर विश्वास हो, या कोई भी हालात हो सकते हैं, तो ऐसे में रिजल्ट में, मार्क्स में बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना ये एक तरह से ट्रेंड बन चुका है। लेकिन इस पर कार्रवाई करने की जब बात होती है तो कोई शिकंजा कसने, जिस तरह से आपने साफ बात कही है कि गुंडागर्दी यहाँ पर स्कूलों के द्वारा करते हुए देखी जा रही है, क्या लगता है आपको कि शासन के द्वारा भी यहाँ पर कड़ाई के साथ स्कूलों के लिए कोई नियम बनाए जाने की जरूरत है, जिसकी वजह से इस तरह का जो शोषण होता है छात्रों का, उसे रोका जा सके? बिल्कुल, और ये हो रहा है। मैं खुद अपने आप को बीजेपी का ट्रेडिशनल सपोर्टर कहता हूं, और अपने बचपन से लेके आज तक कहीं ना कहीं मैं उसी पार्टी को, उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं। पर मेरे को कहते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि हमारे पड़ोस में दिल्ली सरकार ने ये कर दिखाया है कि जो स्कूल अपनी मनमानी पे से बाज नहीं आ रहे, उन निजी स्कूलों को टेक ओवर करना शुरू कर दिया है सरकार ने। आप लाइसेंस कैंसिल करके स्कूल बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उससे बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं स्कूल से, वो सारे कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी में आ जाएंगे। पर अगर कोई स्कूल अपने आप को ठीक से नहीं रेगुलेट करके चला पा रहा है तो सरकार उसको टेक ओवर कर सकती है। और सबसे पहली बात तो उसकी एनओसी, भाई ये जैसे गाजियाबाद में या एनसीआर में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी बनाई, वो इसलिए तो बनाई कि इन सब चीजों को रेगुलेट कर सके, और उसमें प्रावधान है। आप पहले एक बार वार्न करेंगे स्कूल को, दूसरी बार उसके ऊपर जुर्माना करेंगे, और उसके बाद उसका एनओसी निरस्त करके उसके बाद सरकार टेक ओवर करे। अगर सरकार खुद पब्लिक स्कूल्स नहीं खोल सकती, सरकारी स्कूलों के लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन्होंने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या पूरी तरह प्राइवेट प्लेयर्स को ये काम सौंपा है, तो उसको रेगुलेट करने का जिम्मा तो सरकार का है, और उसको दिल्ली सरकार ने बखूबी निभाया। उन्होंने टेक ओवर कर लिए स्कूल्स जो स्कूल फीस बढ़ा रहे थे या इस तरह की कुछ भी मनमानी कर रहे थे। दूसरा, हमें अब रूट कॉज पे भी आना पड़ेगा। स्कूल टीचर्स स्कूल में नहीं पढ़ाते एक्स्ट्रा इनकम के लिए, फिर वो कोचिंग चलाते हैं और स्टूडेंट्स को मजबूर करते हैं कि अगर आप मेरी कोचिंग नहीं लोगे तो मैं स्कूल में आपको अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा या दूंगी। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए भी सरकार को नियम कानून बनाने होंगे। और कोचिंग, मुझे लगता है, स्कूल की नाकामी की उपज है। स्कूल में अगर बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा तो कोचिंग मशरूम हो गए, और कोचिंग अब फैशन बन गया। हर कोई स्कूल जाता है, स्कूल के बाद वो कोचिंग जाता है, ट्यूशंस लेता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या शिक्षा नीति में कुछ बदलाव लाने होंगे कि ये कमर्शियलाइजेशन खत्म हो। पहले तो प्राइवेट स्कूल, मैं बस छोटी सी बात कह के पूरी करूंगा अपनी बात। प्राइवेट स्कूल पहले कंसेशंस लेके, सब्सिडीज लेके जमीनें लेता है सरकार से, और ये कहता है कि मैं जन सेवा के लिए स्कूल खोल रहा हूँ, ना कि दिस इज नॉट अ बिजनेस हाउस दैट अ स्कूल स्टार्ट्स अप। जी। लेकिन जब वो सब चीजें मिल जाती हैं, सरकार से मदद मिल जाती है, उसके बाद उसको एक
दुकान की तरह, एक व्यवसाय की तरह चलाने लग जाते हैं निजी स्कूल। इसकी जिम्मेदारी तो अब सरकार की है ना, उनको जी बिल्कुल। विनय जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ सचिन नैनीताल से कॉलर बने हुए, जान लेते हैं कि क्या कहना है उनका। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपने विचार रखें, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी का फर्स्ट डिवीजन आई है, मैं हाई स्कूल में 87% उसके नंबर थे जी, और मैथ में उसके 92 नंबर थे जी, और इंटरमीडिएट में उसको 58 नंबर दिए गए। ठीक है, तो बच्चा रेगुलर पढ़ के 92 नंबर हाई स्कूल में पास हुआ जी, और आज के इंटर में मैं ऑफलाइन करके मैं स्कूल की भारी भरपूर फीस भी दे रहा हूँ। बस मेरी ये गलती रही कि मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ा उस स्कूल के टीचर के कहने पर मैं अपनी बच्ची को, क्योंकि मैं अपनी बिटिया को स्कूल की 4 बजे 2 बजे बंद होने के बाद 4 बजे से 5 बजे तक ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ जी, उतना पैसा मेरे पास नहीं था, तो मैंने उसको मना कर दिया जी। और मेरी बेटी अगर 92% बिल्कुल एग्जाम को पास करके उसका आउटपुट दे के 92% नंबर ला रही है, तो इसका मतलब मेरी बेटी 80 के एवरेज इंटर में भी आने चाहिए थे। तो 558 जबकि फॉर्मूला था 30 प्लस 40% जी, तो मेरी बेटी के नंबर कहाँ काटे 58 कैसे हुए, मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब जब मेरी बेटी रिजल्ट दे रही है, मतलब एग्जाम हाई स्कूल में उसने प्रॉपरली दिया है बिना लॉकडाउन के समय, तो वो पढ़ के 92% ला रही है। और अब जब लॉकडाउन लग गया, मैंने उसके घर में पढ़ा रहा हूँ, मेरी बड़ी लड़की भी उसी स्कूल से पढ़ के उस बच्ची को पढ़ा रही है, इस स्कूल से मेरी लड़की अभी पढ़ रही है जी। तो अब मेरी बेटी के 58% आए हैं और उसकी परसेंटेज गिरा दी इन लोगों ने। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये कि मैंने उसके टीचर के उस स्कूल के टीचरों से ट्यूशन नहीं पढ़ा सका। जी बिल्कुल सचिन जी, यही वजह है जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से स्कूलों की मनमानी लगातार चल रही है, उस पर ही सवाल उठाने की बात है और यही वजह है कि हम इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करें। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू हमारे साथ लखनऊ से कॉलर जुड़ी हुई है, जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। नीतू जी बहुत बहुत स्वागत है। नीतू जी क्या आप सुन पा रही हैं? जी अपनी बात रखें आप। जी हाँ मैम सुन पा रही हूँ। देखिए मैम, हाई स्कूल इंटर का जो जिस तरह से रिजल्ट आया है, मैंने खुद ही 10 से 12 बच्चों से बात कर ली है अपने एरिया में ही। कोई भी बच्चा इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है जी। ये रिजल्ट उन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर बर्डन सा डाल दिया गया हो कि अब ये बच्चे खुद भी चाहते हैं कि उनका री एग्जाम हो, चाहे वो 3-4 पेपर ही लिए जाए मेजर वाले, जैसे मैथ्स का हो गया या साइंस है, बायो जो भी है, इस तरह के पेपर लिए जाएं, लेकिन उनका दोबारा पेपर हो और पेपर के जरिए उनका रिजल्ट निकाला जाए। जी बिल्कुल नीतू जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच ललितपुर से बड़ी खबर आ रही है। ललितपुर से खबर, यूपी बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी। यूपी बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी। ललितपुर से खबर, छात्रों के ऑनलाइन रिजल्ट में गड़बड़ी। यूपी बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी। 814 छात्रों का भविष्य अंधकार में। राजकीय इंटर कॉलेज का मामला। तो ललितपुर से इस खबर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ऑनलाइन रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई है। कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से ये मामला सामने आया है। प्री बोर्ड ना कराने पर मार्कशीट पर नहीं मिले अंक। छात्रों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। ललितपुर से खबर, छात्रों के ऑनलाइन रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। भारी संख्या में आप छात्रों को प्रदर्शन करते हुए भी देख पा रहे हैं। यूपी बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी सामने आई है। कक्षा 12वीं का छात्र हूँ मैं। राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर स्कूल में पढ़ता हूँ, जहाँ पर 31 जुलाई 2021 को कक्षा 12वीं और 10वीं का परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें 12वीं के छात्रों के अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। अंकों के स्थान पर क्रॉस बना आ रहा हुआ है और उसमें प्रमोटेड लिखा हुआ है कि हम पास हो गए थे। अब इसकी शिकायत हमने DIOS ऑफिस, पहले DM सर से और स्कूल में भी कंप्लेंट की हुई है, पर लेकिन वहाँ से कोई भी हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिला है।
तो लगातार इस खबर के बाद हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल हमारे साथ जुड़े थे, राहुल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ दिव्या से हमने बातचीत की, अंशिका से भी हमने बातचीत की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। तो लगातार आज हम छात्रों के भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से मामला सामने आए, एक और फीस ना जमा करने पर छात्रा को इस तरह से परेशान किया जाता है कि उसे खुदकुशी को गले लगाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से लगातार लखनऊ, अलीगढ़ और तमाम अन्य जगहों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि छात्रों को उनकी आशा के अनुरूप मार्क्स नहीं दिए गए। उसके पीछे कारण कई है, लेकिन बात यहां पर यह है कि छात्रों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ यहां पर किया गया। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है कि इस खबर के बाद कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेकर छात्रों के भविष्य को बचाने का काम किया जाएगा। फिलहाल इस सूबा बोलेगा कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।